कर सकता है क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड की। अब जो हार्मोन है उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और वो रिसेप्टर कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। या तो वो सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। अब इस हार्मोन का जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में। आई नो ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, बट इस वीडियो के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड आई प्रॉमिस यू इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होने वाला है इस वीडियो के बाद में। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू ऑलरेडी नो, आज हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन दो टाइप्स के होते हैं। एक कैटेगरी है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की और दूसरी कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल हार्मोन की। देखो, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के अंडर में भी दो कैटेगरी है, ठीक है। एक होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और दूसरे आयोडोथायरोनिन, ये भी लिपिड सॉल्युबल होते हैं। अब जब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ रहे थे तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होने वाले सारे हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, राइट। इसके साथ साथ में जो भी सेक्स हार्मोन है, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये भी स्टीरॉयड हार्मोन के अंडर में आते हैं। थायराइड ग्लैंड पढ़ते वक्त हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर टायरोसिन पे 3 आयोडीन लग जाए तो उसको हम कहते हैं T3, और अगर टायरोसिन पे 4 आयोडीन लग जाए तो उसको हम कहते हैं T4। तो हम ये कह सकते हैं कि T3 एंड T4 आयोडीनेटेड टायरोसिन होता है। तो कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के अंडर में? सारे के सारे एड्रीनल कॉर्टिकल स्टीरॉइड्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, T3 एंड T4, ठीक है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन के अंडर में भी दो कैटेगरी है, एमाइन हार्मोन की कैटेगरी एंड प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी। तो एमाइन हार्मोन में एक एग्जांपल है कैटेकोलामाइंस का। एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन एंड डोपामिन, इन तीनों को हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं, और ये सारे होते हैं एमाइन हार्मोन। इनका प्रिकर्सर होता है टायरोसिन, इंपॉर्टेंट। हिस्टिडीन बनता है हिस्टामिन नाम के एमाइनो एसिड से। मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन ये बनते हैं ट्रिप्टोफैन नाम के एमाइनो एसिड से। तो एमाइन हार्मोन के अंडर में कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं? कैटेकोलामाइंस, हिस्टिडीन, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। अब प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन में देखो, अगर 1 से 49 एमाइनो एसिड की चेन है तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन, और अगर 50 या फिर 50 से ज़्यादा एमाइनो एसिड की चेन है तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन। अब कोई भी हार्मोन अगर एमाइन हार्मोन के कैटेगरी में फिट नहीं हो पाया या फिर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के कैटेगरी में फिट नहीं हो पाया तो उसको आप डाल दो प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में, जैसे कि हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, थाइमोसिन, पैनक्रियाटिक हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, ये सारे के सारे हैं प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब हार्मोन का एक्शन इस बेसिस पर डिपेंड करता है कि हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है या फिर वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो मान लो जो हार्मोन आया टारगेट सेल के पास ब्लड के थ्रू, वो लिपिड सॉल्युबल आया है, ठीक है। तो ये लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली क्रॉस कर सकता है क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड की। अब जो हार्मोन है उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और वो रिसेप्टर कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। या तो वो सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। अब इस हार्मोन का जो रिसेप्टर है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो ये हार्मोन अंदर आया और अपने रिसेप्टर पे जाके कंबाइन कर गया। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हार्मोन का क्या फंक्शन होने वाला है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोटीन बना रहा है या फिर कौन से प्रोटीन का प्रोडक्शन इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बेसिकली जाके डीएनए में किसी जीन को या तो एक्टिवेट करेंगे या तो फिर इनएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो अगर एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन के वजह से ही हमारे सेल की फंक्शनिंग चेंज होती है। तो ये तो हुई बात लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की। वाटर सॉल्युबल हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन भी वही है, ब्लड के थ्रू आएगा और टारगेट सेल के पास पहुंचेगा। लेकिन क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है और लिपिड इनसॉल्युबल है तो ये सेल के अंदर क्रॉस नहीं कर पा रहा है,
राइट। अब ये क्या होता है, ये वाले हार्मोन ना सेल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है ना रिसेप्टर, उसी से कंबाइन कर जाते हैं। सेल के मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। अब ये हार्मोन आया, अपने रिसेप्टर से कंबाइन कर गया, कंबाइन करने के बाद ये सेल के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी पोस्टमैन की तरह ये काम कर रहा है। ये हार्मोन आया, दरवाजे पे किसी मैसेज को दिया और चला गया, तो हम इसको मैसेंजर कह सकते हैं। और इन हार्मोन को हम प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो केमिकल सेल के अंदर रिलीज हुआ उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स के, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम, इनोसिटोल फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिलीज हुए हैं सेल के अंदर में, ये क्या करेंगे, जो साइटोप्लाज्म में इनएक्टिवेटेड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को एक्टिवेट कर देते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो भी फंक्शनिंग चेंज होने वाली होती है वो होती है, राइट। तो ये तो हुई बात वाटर सॉल्युबल हार्मोन के बारे में। अब देखो इस स्लाइड में और जो आगे एक और स्लाइड आएगी, इन दोनों स्लाइड में मैंने वही चीज़ें लिखी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। देखो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का क्या है, ये इंटरैक्ट करते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से, मतलब कि सेल के अंदर जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा उसको हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर कहते हैं, उनसे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन इंटरैक्ट करते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो लिपिड की बाइलेयर जो होती है उसको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, राइट। अब स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से अटैच होगा तो उस चीज़ को हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और वो जाके किसी पर्टिकुलर जीन को स्टिमुलेट कर देगा और उसकी वजह से डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन का देख लो, वाटर सॉल्युबल हार्मोन इंटरैक्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से, मतलब कि जो भी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर उससे। क्योंकि ये लिपिड की जो मेम्ब्रेन है सेल की उसको क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, राइट। अब ये क्या करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो सेल के मेम्ब्रेन पे आते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सेल के अंदर कुछ मैसेज देते हैं एंड उसके बाद चले जाते हैं, राइट। तो पोस्टमैन की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं मैसेंजर्स, और रादर हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर्स कहते हैं। और जो मैं कह रही हूँ ना कि सेल के अंदर मैसेज देते हैं, वो मैं ये कह रही हूँ कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। उन केमिकल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या एग्जांपल्स हैं, कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, इनोसिटोल फॉस्फेट, एग्जांपल्स बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। अब ये क्या करेगा, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, तो इसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से फिजिकल रिस्पॉन्स होगा बॉडी के अंदर में। इतना ही था। सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, तो कोर्टिसोल बिल्कुल से स्टीरॉयड हार्मोन है, एस्ट्राडायोल स्टीरॉयड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉयड हार्मोन है, एफएसएच स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डोंट इंटर द टारगेट सेल, मतलब कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने हार्मोन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। तो कोर्टिसोल ये स्टीरॉयड हार्मोन है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल है। टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन है। आयोडोथायरोनिन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। एस्ट्राडायोल ये भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, लेकिन एफएसएच, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन के अंडर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन, जो केमिकल रिलीज होते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि साइक्लिक एएमपी जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द प्राइमरी मैसेंजर। देखो बिल्कुल ध्यान से अलर्ट होकर क्वेश्चन को रीड किया करो। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी मैसेंजर है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंसुलिन एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन है जो कि प्राइमरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Squared यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।